So now we are talking about blood flow and heart attack. अब देखिए जो हमारा खून है वो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये भी फ्लूइड में आता है। अब हार्ट अटैक का इससे क्या रिलेटेड है? देखिए ब्लड का फ्लो है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या होता है, लेफ्ट साइड तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। राइट साइड ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा है, और वो ऊपर ब्रेन की तरफ भी जा रहा है ब्लड फ्लो। तो समटाइम्स क्या होता है, कोई पर्सन जिसको बहुत ही सीवियर हार्ट कंडीशन है, कोई एडवांस्ड हार्ट कंडीशन है, उसकी जो आर्टरी है, अच्छा ये वाली चीज मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी हुई है। कुछ लोग होते हैं, उनकी जो आर्टरी होती है जो खून लेके जा रही है हार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा हार्ट है, मैं बायोलॉजी की नहीं हूँ तो मुझे हार्ट की फिगर बनानी नहीं आती, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारी हार्ट की तरफ ना एक आर्टरी जाती है, ठीक है। समटाइम्स कुछ लोगों में क्या होता है, ये आर्टरी क्या है, थोड़ी नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट होगी तो टाइम आएगा जब धीरे धीरे इंसान अपनी एज में आएगा, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, ड्यू टू अवर हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स या पोल्यूशन ऑफ एयर या अदर कंडीशन, कभी कोई ट्रॉमा देख लिया या फिर कुछ बुरा देख लिया, तो हमारी बॉडी या हार्ट या प्रॉपरली वैसे वर्क नहीं कर पाता। तो जो नाड़ियां होती है ना, उनके अंदर थोड़ा सा यू कैन से प्लाग जमना शुरू हो जाता है, कुछ गंदगी से जमनी शुरू हो जाती है। देखिए आर्टरी नॉर्मल पर्सन की इतनी खुली होगी पूरी, मान लो इतनी खुली है आम इंसान की, लेकिन जो जिसकी आर्टरी ऑलरेडी नैरो है, इतनी नैरो है, ठीक है, और उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ जम रहा है, अंदर आर्टरी के अंदर कुछ ना कुछ जम रहा है इनर वॉल्स में, क्या होगा, खून का फ्लो कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से मान लो यहाँ पे भी जमना शुरू हो गया, खून अभी फिर भी ठीक तरीके से जा रहा है, जिस पर्सन की आर्टरी ही कंस्ट्रक्टेड है उसमें से ब्लड का फ्लो मुश्किल हो जाएगा। हार्ट को तो खून चाहिए, उसकी बॉडी डिमांड होगी खून की, तो हार्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया। अब जो स्पीड है ब्लड की, ब्लड फ्लो की इंक्रीज हो जाए इस रीजन में, इस रीजन में जो स्पीड है वो बढ़ जाए, तो क्या होता है, हार्ट थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू हो जाता है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल का भी इसके साथ रिलेशन है। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जो इनसाइड प्रेशर है वो कम हो जाता है, इनसाइड प्रेशर कम हो जाता है, और समटाइम्स जो आर्टरी है वो डैमेज हो जाती है या कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से भी प्रेशर पड़ता है। क्यों, हार्ट तो बाहर से प्रेशर डाल रहे हैं कि हाँ भी प्लाग जो है उसको हटाओ, गंदगी को हटाओ, मुझे जल्दी से खून दो। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो इंटरनल प्रेशर है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। तो इसका एक्सटर्नल प्रेशर के कारण आर्टरी डैमेज हो सकती है, देयर चांसेस कि वो डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हो सकता है वो आर्टरी डैमेज हो जाए और उसके बाद हार्ट फिर से और ज्यादा प्रेशर लगाता है इस आर्टरी को ओपन करने के लिए, उसको ब्लड को अपने पास लाने के लिए फोर्स करता है आर्टरी को। जब वो इतना ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू हो जाता है, आर्टरी के अंदर ओपनिंग हो जाती है, मानो साइड से यहाँ से कोई पे डैमेज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो रश आउट करेगा, ठीक है, कंप्लीटली पिचकारी की तरह निकलता जाएगा थ्रू द ओपनिंग। तो जो इंटरनल प्रेशर है, अगेन एक बात तो ड्रॉप हो गया, क्योंकि वो बार बार वो कोलैप्स हो रही थी, बार बार उसको डैमेज मिल रहा था, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। जब हार्ट जरूरत से ज्यादा जोर लगा देता है, देखो जब हार्ट को वेन्स और आर्टरीज जब दोनों ब्लॉक होने शुरू हो जाए या दोनों में से कोई एक ब्लॉक होने शुरू हो जाए, हार्ट के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का पता है क्या होता है, सिंस आई बीन टू हॉस्पिटल्स, तो मैंने कुछ लोगों को देखा दैट देयर veins or arteries were like 90% blocked and they had no idea, उनको कोई पेन नहीं हो रहा था, they were getting no symptoms। लेकिन कुछ लोगों की 30% ब्लॉक थी और उनको सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन जब इतनी ज्यादा ब्लॉक हो जाए ना, then there are extremely high chances that person will get heart attack, क्योंकि हार्ट तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूसली काम काम कर रहा है ना, पंपिंग कर रहा है ब्लड की, जब उसको बहुत ज्यादा
फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो उस वक्त उसकी कंडीशन आ जाती है हार्ट अटैक की। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन है इसको कहते हैं वैस्कुलर फ्लटर, को कहते हैं वैस्कुलर फ्लटर, जिसको कि हम इवन स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। और इसके कारण देयर हाई चांसेस कि पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए। ठीक है, अच्छा, अगर कुछ लोग होते हैं उनकी ना आर्टरी जन्म से ही नैरो होती है, यूजुअली इतनी नैरो नहीं होती, जरूरत से ज्यादा नैरो होती है, जैसे हार्ट के अंदर होल होता है वैसे कुछ लोगों की एडवांस कंडीशन होती है हार्ट की। तो देर आर सर्टन यू कैन से सर्जरीज और टेक्निक्स जिससे क्या आर्टरी को हम बलून अप कर सकते हैं। तो मैंने एक पर्सन को देखा था, उसके बलूनिंग हुई थी आर्टरी के, एंड ही वाज एट वेरी यंग एज बट ही गॉट टू नो अबाउट इट। तो वो उस पर्सन ने कहा कि बिफोर द हार्ट अटैक इट इज बेटर टू गेट ट्रीटेड, राइट। तो इस तरह से आर्टरी के फंक्शन में होता है ये। वीन्स में भी हो जाती है प्रॉब्लम, आर्टरी में भी आती है। वीन्स में तो जब ज्यादा एज हो जाए या अगर डाइट अच्छी ना हो उसके कारण हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग द विंडस्टॉर्म। ये भी हमारे पास बनोरिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। देखिए, मान लो स्टॉर्म है, पूरा पूरा भयंकर वाला विंड स्टॉर्म है, पूरी आंधी तूफान आ रहा है। ये केस अभी फिर ठीक है, आंधी तूफान वाला। कोई साइक्लोन आ गया, कोई टोर्नेडो हो गया, जो कि हम या तो उन लोगों का देखते हैं जो कि कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, जैसे इंडिया के कोस्टल रीजन जितने भी होंगे वो, या अब्रॉड में जब टोर्नेडोज आते हैं उस वक्त क्या होता है, यूजुअली जो कोस्टल एरिया के पास रह रहे होते हैं लोग, या जो अब्रॉड के लोग हैं, उनके घर इस तरह से होती है जैसे हम बचपन में हट बनाते थे। वाई? क्योंकि उन रीजन में थोड़ा सा बर्फ का भी सिस्टम होता है, हेल स्टॉर्म का भी सिस्टम होता है, तो वो यहाँ से टकरा कर नीचे चले जाए। ठीक है, उसके लिए होता है ये। लेकिन ड्यूरिंग द विंड स्टॉर्म और टोर्नेडो और साइक्लोन कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, बाहर विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है, विंड वेलोसिटी विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो, जब भी हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल में करना है, जहां पर विंड वेलोसिटी हाई है, जहां पर भी वेलोसिटी हाई है, हमारे पास प्रेशर हमेशा उस जगह पे कम होगा। ठीक है, जहां पर वेलोसिटी हाई है वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम। अब जब यहाँ पर बाहर मेरे पास प्रेशर कम हो गया, दैट मींस अंदर प्रेशर ज्यादा है। अंदर कौन सी हवा चल रही है, मैंने तो खिड़कियां भी बंद कर दी अच्छे से, खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, अच्छे से लॉक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई वेलोसिटी नहीं है, बहुत कम है, टू लो, टू लो। अब क्या होगा, अब इस केस में ये होगा कि अंदर इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि बाहर की विंड वेलोसिटी को इसके ऊपर जोर लगाने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो रूफ है अपने आप उखड़ के चली जाएगी। दिस इज आल्सो इन द अकॉर्डेंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। मान लो अंदर प्रेशर P1 है, बाहर प्रेशर P2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर वेलोसिटी बहुत कम है तो प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जितनी कम वेलोसिटी उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना कम प्रेशर बाहर। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, जो हवा है मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे इसको क्रॉस करके जा रही है, ये जो ये वाली हवा हो गया जो यहाँ पर जा रही है, इसको तो छत को उखाड़ के ही ले जाएगी, कंप्लीटली डैमेज कर देगी। जब छत ही उखड़ गई तो हवा अंदर हो जाएगी एंटर, जब अंदर एंटर हो गई तो फिर मुश्किल ही है किसी चीज का बचना। ठीक है, अंदर तो भूचाल आ जाएगा, घर के अंदर तो जो प्रेशर P1 है वो ब्लो कर देगा रूफ को। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी ज्यादा है, P2 से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस रहेगा मेरे पास, ऑब्वियसली P1 ज्यादा है, P2 कम है, ये कॉज करता है एक अपवर्ड थ्रस्ट को। ये जो डिफरेंस है ये हमें कॉज करेगा एक अपवर्ड थ्रस्ट। दिस अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट्स अ लिफ्टिंग अप ऑफ रूफ। ठीक है, अब जब एक बार रूफ लिफ्ट होगी, जो हवा है उस रूफ को अपने साथ ले जाएगी। ये नहीं है रूफ एक बार उखड़ गई फिर वापस यहाँ पे आ गई, नो, वो अपने साथ ही ले जाएगी हवा को। अब हवा इस तरफ जा रही है तो इसको इस तरफ ले जाएगी, अगर इस तरफ जा रही है तो इस तरफ ले जाएगी, तो ये सारा का सारा उस तरफ एरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल के रिलेटेड जो भी चल रहा था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
आगे पढ़ने इसको। वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स देखेंगे अब कुछ जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है मेरे पास, कि मेरे पास ना एक फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट का नाम है बोइंग एयरक्राफ्ट 747। उसका मास दे दिया मुझे 3.3 इंटू 10⁵ किलोग्राम। ठीक है, उसका टोटल विंग एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल विंग एरिया कितना है, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है लेवल फ्लाइट के ऊपर है। ठीक है, और उसकी स्पीड उस वक्त है जब वो लेवल फ्लाइट के ऊपर है, स्पीड इज 960 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे है पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस। वी हैव टू एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस किस में लेके आना है, ऑब्वियसली अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ विंग्स। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ विंग। अच्छा, बॉल और प्लेन में हमने क्या चीज पढ़ी थी, चाहे बॉल है चाहे प्लेन विंग है। ठीक है, इस तरह से प्लेन विंग है। ऊपर मेरे पास प्रेशर क्या होगा, लो। नीचे मेरे पास प्रेशर क्या होगा, हाई। क्यों, ऊपर क्या है मेरे पास, वेलोसिटी या स्पीड क्या है, ज्यादा है, और नीचे वेलोसिटी कम है। ठीक है, दोनों में एक इसको याद रखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर, जो कि अपर सरफेस ऑफ विंग के होगा रिलेटिव टू द लोअर सरफेस ऑन दी, लिख देते मैं सारा, अपर सरफेस ऑफ द विंग, रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। ठीक है, ये चीज है। और कुछ चीजें हमें गिवन है, जैसे कि डेंसिटी मुझे 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिली हुई है, और जी मैंने देनी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब पहले ना हम कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज रिवाइज करने बहुत जरूरी है अपने। चलिए, फिर क्यों नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, पहले हमने क्या किया था कि अगर वॉल्यूम है लिक्विड का, फ्लो करे पर सेकंड थ्रू अ पाइप क्रॉस सेक्शन ए, तो उस वक्त मेरे पास वॉल्यूम आएगा Q इज इक्वल टू ए वी। ये चीज की थी हमने, पहला फॉर्मूला। सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करें, चाहे यूज करें ना करें। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कह रही है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट मींस AV क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा हमने बर्नौलीज थ्योरम की थी। बर्नौलीज थ्योरम में क्या किया था, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमने एक और फॉर्म की थी बर्नौलीज की, एक और फॉर्म क्या थी, P अपॉन रो G प्लस H प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G इज कांस्टेंट। ये सेकंड फॉर्म है बर्नौलीज की। ठीक है, फिफ्थ हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट, वेंटूरीमीटर के बारे में किया था। वेंटूरीमीटर का था A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये बेसिकली मेरे पास वो टॉरिसेलिस लॉ ऑफ इफ्लक्स था। ठीक है, सॉरी, टॉरिसेलिस लॉ वाला मैंने अभी लिख रही हूँ। V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH हमने किया था। ठीक है, टॉरिसेलिस थ्योरम के ऊपर। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा ये हमारे पास फॉर्मूलाज पड़े हैं, यूज करें ना करें, बट इनको याद रखने, लर्न देम, बहुत जरूरी है, लर्न देम या रिमेम्बर देम। और इनके जो डेरिवेशन है उनको 2-3 बार सॉल्व करके देखो।
क्योंकि अगर डेरिवेशन याद रहेगी कैसे हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, तो अगर डेरिवेशन के बीच में से कोई क्वेश्चन आ गया, यू कैन आंसर देम। ठीक है, तो पहले मेरे पास बोइंग एयरक्राफ्ट है 747, लेवल फ्लाइट पे है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस निकालना है हमने। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस निकालने मेरे पास अपवर्ड फोर्स आ रही है, तभी अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं। बीच किस चीज के इक्वल होगी, एयरक्राफ्ट का वेट क्या है, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगी, उतनी ज्यादा अपवर्ड लिफ्ट लगेगी, उतना ही भयंकर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आई कैन से दैट प्रेशर डिफरेंस इज डेल्टा पी, और कितने एरिया ऑफ विंग के ऊपर लग रहा है, इक्वल्स टू वेट कितना है mg। ठीक है, तो मैं प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहती हूँ, तो आई कैन से mg अपॉन ए इज अप्रोप्रिएट। m क्या है, मास कितना है, 3.3 इंटू 10⁵ किलोग्राम। g मैंने यहाँ पे लिख लिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया हमें मिला है, एरिया हमें, हाँ टोटल विंग एरिया मिला ये रहा 500 मीटर स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व कर दो। देखो ये 10 की पावर है 5, इसमें से 2 जीरो निकाल दो, 3 रह जाएगी। ठीक है, दोनों इसके साथ कट जाएंगे, 3 रहेगी। अब 5 है, 5 अगर इसको 10 मान के चले तो 2 पे चला जाएगा, लमसम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तब। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ मेरे पास आ जाएगा 6.5, 6.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लमसम वैल्यू ली है मैंने ये। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए वेलोसिटी के रिलेटेड। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट निकल गया मेरे पास, सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड। फ्रैक्शनल इंक्रीज यानी कि पहले कितनी थी और उसके बाद कितनी बढ़ गई अपर सरफेस ऑफ विंग के ऊपर रिलेटिव टू लोअर सरफेस, वो चीज निकालनी है। दैट मीन्स मेरे पास v1 और v2 दो स्पीड्स हैं। ठीक है, जो v1 है वो लोअर के लिए, वो लोअर के लिए, जो v2 है वो अपर सरफेस के लिए। ठीक है, ये लोअर सरफेस ऑफ द विंग के लिए मेरे पास v1 है, अपर सरफेस ऑफ विंग के लिए मेरे पास v2 स्पीड है। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे, p1 आ जाएगा, यहाँ पे p2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये रही, क्या लेंगे, p1 प्लस रो जी एच, रो जी एच लेंगे। नहीं, पोटेंशियल इसमें कम आ जाएगा, पोटेंशियल वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, सीधी सी बात है। विंग का ही अगर टोटल विंग एरिया इतना आ रहा है, स्पीड इतनी ज्यादा आ रही है 960 किलोमीटर पर आवर, तो काफी ज्यादा हाई स्पीड है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल हेड तो कंसिडर ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कौन सा कंसिडर होगा, काइनेटिक का, क्योंकि मोशन बहुत तेज है, तो काइनेटिक वाला लेंगे। ठीक है, 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू p2 प्लस 1/2, यहाँ पे v1 स्क्वायर आ जाएगा, रो v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा p1 माइनस p2 अलग ले लेते हैं, pp वाले अलग कर देते हैं, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। वैसे भी मुझे फ्रैक्शनल इंक्रीज चाहिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब p1 माइनस p2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही सॉरी प्रेशर डिफरेंस ही निकाला है। डेल्टा p क्या है, p1 माइनस p2 ही है। जब हमने प्रेशर हेड निकाला था पिछले से पिछली क्लास में, मेरे ख्याल से उससे भी पिछले वाली मेरे ख्याल से, जब हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा था, तब हमने p1 माइनस p2 लिया था, मेरे पास डेल्टा p है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं हाफ और रो बाहर निकाल रो बाई टू बाहर निकाले, मेरे पास आ रहा है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो मैं डेल्टा p इधर ले रही हूँ, रो अपॉन टू v2 प्लस v1 एंड v2 माइनस v1। ठीक है, अब एक मिनट थोड़ी सी स्पेस बना लो, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। यहीं पे बना देती हूँ स्पेस, क्योंकि मुझे पता तो चल ही गया क्वेश्चन क्या करना है। अपर के लिए मेरे पास b2 p2 है, लोअर के लिए v1 v1 है।
अब देखिए, जो 2 है रो के नीचे, मैं इसके नीचे ले आऊंगी v2 प्लस v1 अपॉन 2 टाइम्स v2 माइनस v1। जो ये वाली टर्म है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी से नहीं मिलती जुलती आ रही, जाओ पीछे वाले चैप्टरों में, v एवरेज आ गई, v2 माइनस v1। अब प्रेशर डिफरेंस हमने निकाला था, कितना अभी निकाला है ए पार्ट में, 6.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर मुझे स्पीड दी है 960 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ना, ये मेरे पास एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन में पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर था लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ, तो लेवल फ्लाइट हो रही है तो वो एवरेज स्पीड ही आ रही है, तो मेरे पास ये VAV है। नाउ दिस VAV इज इन किलोमीटर पर आवर, 960 किलोमीटर में है 1000 मीटर्स, और सेकंड्स निकालेंगे तो 1 घंटे में, हाँ, 3600 टाइम्स 3600, वो 5/18 वाला कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करके मेरे पास मीटर पर सेकंड में 267 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं VAV वैल्यू फिल कर रही हूँ और इसकी भी वैल्यू फिल कर रही हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा रो भी है मेरे पास। हम्म मुझे चाहिए v2 माइनस v1। एक मिनट, v2 माइनस v1 मुझे चाहिए, फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना हुआ है, v2 माइनस v1। फ्रैक्शनल इंक्रीज की जब बात हो रही है तो मैं ये कह दूंगी कि मेरे पास है ये v2 माइनस v1, जो कि मेरे पास है डेल्टा p अपॉन रो VAV के। इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय VAV, तो मेरे पास यहाँ पे भी VAV हो जाएगा, तो यहाँ पे VAV स्क्वायर हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज चाहिए उसमें नीचे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का होना जरूरी है, और इस साइड विदाउट एवरेज वेलोसिटी हमारे पास निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें इस साइड वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम दोनों की तरफ इसके साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पे 6.5 10⁻3 1.2 एंड यहाँ पे 267 की स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास 8/100 समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे 8 पॉइंट कुछ आएगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 8% यू कैन से 8% फ्रैक्शनल इंक्रीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था जो हमने अभी देखा। अभी एक न्यूमेरिकल और करवाती हूँ, एक न्यूमेरिकल और करेंगे ताकि इजी हो जाए। इसके न्यूमेरिकल थोड़ी टिपिकल है, टॉपिक थोड़ा देखने में पढ़ने में इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं और टिपिकल भी हो जाते हैं। एक न्यूमेरिकल वो देखेंगे, फॉर्मूला सामने पड़े हैं उनको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, फॉर्मूलाज बेटर है याद रखो, डेरिवेशंस भी याद रखो क्योंकि डेरिवेशंस के बेसिस पे भी होता है बहुत हद तक, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT और नीट, इट इज इम्पोर्टेंट। तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक पायलट ट्यूब है, उसको माउंट की है एरोप्लेन विंग पे, पायलट ट्यूब है मेरे पास, उसको माउंट की है एरोप्लेन विंग पे टू मेजर द स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है, उसको उड़ाना नहीं है अभी, स्पीड ऑफ प्लेन को हम वैसे ही मेजर करने की कोशिश करें। तो मेरे पास इस तरह से पायलट ट्यूब है, मेन पाइप, ये फिगर देख के ना आपको कुछ याद आएगा। ठीक है, जो ट्यूब है इसके अंदर एल्कोहल है एंड शोज अ लेवल डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये ट्यूब यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, इसके अंदर यहाँ पर ये अल्कोहल डाली हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इस तरह से आ रहा है। याद आया कुछ? अब देखिए, हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू एयर, स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू एयर।
जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अल्कोहल की वो बता देती हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी कह दो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल है 0.8 इंटू यू कैन से 10⁻³ हाँ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ एयर मेरे पास है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए जो प्लेन है उसका अपर्चर होता है एक, है ना, उसका अपर्चर होता है ऐसे फ्रंट की तरफ ए अपर्चर, वो पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। तो जो वेलोसिटी ऑफ एयर है वो सेम होती है एज दैट, जितनी इस मेन पाइप में हवा जाएगी उतनी वेलोसिटी इसमें जाएगी हवा की। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ v है ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर वो हमें सेम मिल रही है अपर्चर पे भी और मेन पाइप में भी। ये मेरे पास मेन पाइप है, दिस इज द मेन पाइप। ठीक है, अब मान लो इसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ए, इसको नेम दे दिया बी। जो मेरे पास प्लेन का अपर्चर होगा बी के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मुझे इस हमें सामने देखने को मिल रही है परपेंडिकुलर पड़ी है। और जो ए वेलोसिटी है ऑफ एयर, जो हवा एंटर कर रही है ट्यूब के अंदर मेन पाइप के अंदर, वो अंदर आते ही 0 तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे अब बर्नौलीज थ्योरम लगानी है ए और बी पे। तो आई कैन से यहाँ पर देखो अगेन पोटेंशियल हेड की तो बात नहीं होगी, पोटेंशियल हेड की हमारे पास बात नहीं होगी, सिर्फ प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड की बात होगी। तो प्रेशर हेड ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर, ए पे हो रही है इजिकल्स टू प्रेशर हेड एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वी ए यहाँ पे तो वी ए मेरे पास वी है, लेकिन मैंने क्या कहा जैसे अंदर आती है वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 0, वी बी reduces to 0, this is va equals to v here। तो मैं यहाँ पर pb माइनस pa कर दूं, हाँ इसको इधर ले आती हूँ, हाफ यहाँ पे एक बार pa लिखो, हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू pb प्लस हाफ रो 0 की स्क्वायर, तो ये तो सारी टर्म 0 होगी। ठीक है, तो pb माइनस pa कर देते हैं विच इज इक्वल्स टू हाफ रो v स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर मैं इसके अंदर इस पार्ट के अंदर सिर्फ इस पार्ट के अंदर मैं पोटेंशियल हेड भी लगाना चाहूँ सिर्फ इस पार्ट में, यहाँ पे जो मेरे पास पोटेंशियल हेड आएगा वो आएगा एच, सॉरी गलत बता रही हूँ मैं, पोटेंशियल हेड इसमें नहीं लगेगी, इसमें तो ये चीज होगी, इस पार्ट में देखो यहाँ पर पोटेंशियल हेड लगेगा एच रो डैश जी, रो डैश इज दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ वो पोटेंशियल हेड भी इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल हेड भी 0 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हेड भी 0 होगा, काइनेटिक हेड भी 0 होगा इसके अंदर मेन पाइप के अंदर। ठीक है, सिर्फ प्रेशर हेड रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा अंदर आ रही है। तो पी बी माइनस पी अगर मैं इस पार्ट में करूं तो सेम मेरे पास आ जाएगा एच रो डैश जी। ठीक है, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच रो डैश जी। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, मुझे तो वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है मैंने, तो वी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2h रो डैश जी अपॉन रो। तो अगर मैंने v निकालना हो गया तो क्या आएगा 2h रो डैश जी अपॉन रो का स्क्वायर रूट हो जाएगा। h मेरे पास कितना है, h मुझे दिया गया था 40 सेंटीमीटर, लेवल डिफरेंस बताया था मैंने, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेवल डिफरेंस था मेरे पास 40 सेंटीमीटर का, h मेरे पास 40 सेंटीमीटर है विच इज यू कैन से 0.4 मीटर। ठीक है, रो डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया था, रो लिख दिया था, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन 1। अब बेसिकली इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी
ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर आ जाएगा मेरे पास 56√2। 56√2 आ जाएगा। इसको आप √2 की वैल्यू फिल करो। √2 की वैल्यू थी 1.414। ठीक है, 79.18 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, न्यूमेरिकल नंबर 52 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 68 तक है मेरे ख्याल से। 68 भी नहीं कहेंगे, इफ्लक्स आ जाएगा, तो इस लॉ ऑफ इफ्लक्स आ जाएगा उसमें। 65 से लेके 68 तक थोड़ी सी लॉ ऑफ इफ्लक्स पे आ रहे हैं। तो फिर न्यूमेरिकल नंबर 62 तक, 52 नंबर से 62 तक, सॉरी 64 तक 12 न्यूमेरिकल है बर्नौली पे, बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड, एसएल अरोड़ा में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स पहले इतने सॉल्व करो, 12 न्यूमेरिकल्स है, पहले ये सॉल्व करो। उसके बाद मैं टॉरिस वैल्यूज के समझाऊंगी, इफ्लक्स कैसे निकालना है, ब्लड विस्कोसिटी या ब्लड वेलोसिटी कैसे निकालनी है, फिर वो समझाऊंगी। ठीक है, इट विल टेक 2 to 3 days, बट उसके बाद ये सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ 12 न्यूमेरिकल्स है सीधा, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, वो सारे इकट्ठे करने हैं। पहले इतने करो, फिर पीछे वाले आंसर, पिछले बारे यानी कि 65 से लेके 71 तक, ये आज का है, अगला होगा 65 से 71 तक, वो करनी है। 11 न्यूमेरिकल्स होंगे, 10 या 11। फिर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस जो 12 क्वेश्चन है वो करने हैं। 3 दिन में इसको कवर करो ताकि सारा क्लियर हो। जो भी डाउट हो फिर पूछना। ठीक है।